नमस्कार। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और साइंटिफिक टेक्निक कोई आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बल्कि हमारी भाषा है तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन लेकिन लगातार अपडेट होने वाली भाषाई तकनीक की, यानी देवनागरी लिपि की। हम अक्सर इसे बस इतिहास की किताबों का एक बोरिंग सा चैप्टर मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। आज हम इस मास्टरपीस की कोडिंग यानी इसकी शानदार संरचना को डिकोड करेंगे। चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा जरा सोचिए, जब हमें कोई बहुत ज़रूरी बात याद रखनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लेते हैं। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मज़ेदार और जाना पहचाना सा किस्सा है। एक बार किसी को एक किताब लानी थी तो उसे याद रखने के लिए क्या जुगाड़ बताया गया? अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ लगा लो। सुनने में ये बिल्कुल साधारण और घरेलू सी बात लगती है ना? लेकिन सच कहूं तो यह हमारी इंसानियत की लेखन तकनीक का सबसे पहला, सबसे आदिम वर्जन था। इंसानों ने हमेशा से अपनी याददाश्त को बैकअप देने के लिए ऐसे ही कमाल के टूल्स इजाद किए हैं। मतलब, लिखने और मैसेज भेजने की शुरुआत ABCD या क ख ग घ से नहीं हुई थी। बहुत पहले हमारे पास सूत्र लिपि थी, जैसे कि वही याद रखने के लिए धागे या पल्लू में गांठ लगाना। फिर आई प्रतीक लिपि या सिंबल्स। आपको शायद याद हो, 1857 की क्रांति के दौरान संदेश भेजने के लिए रोटी और लाल कमल का इस्तेमाल किया जाता था। वो भी तो एक लिपि ही थी। और मजे की बात तो यह है कि आज हम जो अपने स्मार्टफोन्स में रोज इतने सारे इमोजीज इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी असल में इसी प्रतीक लिपि का ही सबसे मॉडर्न अपडेट है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? हम लिपियों के जन्म से लेकर देवनागरी की ब्राह्मी वंशावली, इसके नामकरण के पीछे छिपे रहस्य, इसके बेजोड़ वैज्ञानिक चमत्कार, इस सिस्टम के कुछ बग्स यानी कमियों और अंत में इसके मॉडर्न अपडेट्स पर नजर डालेंगे। मतलब गुफाओं के निशानों से लेकर आपके स्मार्टफोन के कीबोर्ड तक का पूरा सफर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिपियों के जन्म की, कि कैसे हम गुफाओं की दीवारों से निकर कर ध्वनियों तक पहुंचे। ये जो इंसानों की बात करने और लिखने का इवोल्यूशन है ना, ये असल में हजारों सालों का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट रहा है। देखिए, सबसे पहले आई चित्रलिपि, मतलब जो कहना है उसकी ड्राइंग बनाओ। लेकिन यार, हर चीज की ड्राइंग बनाने में तो बहुत टाइम लगता था ना। और फिर अगर आपको गुस्सा, प्यार या रिस्पेक्ट जैसी अमूर्त फीलिंग्स बतानी हो तो उनकी ड्राइंग कैसे बनेगी? यहीं से पुराने सिस्टम में बग्स आना शुरू हुए। फिर इंसानों ने इसे अपडेट किया भाव मूलक लिपि में, जहां आइडियाज को दर्शाया गया। फिर आई भाव ध्वनि मूलक लिपि और अंत में आई सबसे एडवांस तकनीक, ध्वनि मूलक लिपि। इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल सीधा सीधा आवाज या साउंड के लिए होने लगा। इंसान समझ गया था कि चित्र बनाने से बेहतर है आवाज को डिकोड करना। अब आगे बढ़ते हैं ब्राह्मी वंशावली की तरफ और जानते हैं इस लिपि के पूर्वजों के बारे में। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो जाहिर है कि कोई भी लिपि रातों रात तो बन नहीं जाती। देवनागरी की असली जड़ें ब्राह्मी लिपि में है। चौथी 5वीं सदी के स्वर्ण युग में जब ये विकसित हुई तो इसे गुप्त लिपि कहा गया। फिर थोड़ा आगे चलकर 6ठी से 9वीं सदी तक आते आते इसके अक्षर थोड़े टेढ़े मेढ़े होने लगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुटिल लिपि। कुटिल का मतलब ही होता है टेढ़ा। और फिर इसी कुटिल लिपि की एक पश्चिमी ब्रांच से जन्म हुआ प्राचीन नागरी का, जो धीरे धीरे रिफाइन होकर आज की हमारी शानदार देवनागरी बन गई। लेकिन यहाँ एक नामकरण का रहस्य भी है कि इसे देवनागरी ही क्यों कहा जाता है। वंशावली तो हमें समझ आ गई, लेकिन एक बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है। इस एडवांस्ड लिपि को देवनागरी नाम मिला तो मिला कैसे? इसको लेकर इतिहासकारों में बड़ी मजेदार बहस होती है। कुछ का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसे इस्तेमाल किया, इसलिए ये नागरी कहलाई। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो तांत्रिक यंत्रों के चौकोर देवनगर प्रतीकों से प्रेरित है या फिर नागर आर्किटेक्चर स्टाइल से निकली है। कुछ लोग इसे सीधे काशी शहर, जिसे देवनगर भी कहा जाता है, उससे जोड़ देते हैं। लेकिन स्रोत के हिसाब से जो सबसे ज्यादा लॉजिकल और मानी हुई थ्योरी है वो ये है कि ये देव भाषा यानी संस्कृत की ऑफिशियल लिपि है और इसी खास वजह से इसे देवनागरी कहा जाता है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प पहलू पर, जो इसे एक वैज्ञानिक उत्कृष्ट रचना और कमाल की भाषाई इंजीनियरिंग साबित करता है। मैं आपको बताता हूं कि देवनागरी सिर्फ एक लिपि क्यों नहीं है, बल्कि ये लिंग्विस्टिक इंजीनियरिंग का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है।
अगर हम देवनागरी और रोमन लिपि के बेसिक डीएनए को कंपेयर करें ना, तो आपको फर्क साफ दिखेगा। देवनागरी एक अक्षरात्मक या सिलैबिक लिपि है। उदाहरण के लिए शब्द लीजिए कक्ष। इसे लिखने के लिए हमें सिर्फ 2 विजुअल कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ रोमन लिपि को देखिए, वो वर्णात्मक या अल्फाबेटिक है। उसी कक्ष को लिखने के लिए उसे KAKSH पूरे 6 अलग-अलग अक्षरों में तोड़ना पड़ता है। देवनागरी आवाजों को कितनी चालाकी और एफिशिएंसी से एक साथ पैक करती है ना, कमाल। और इसका असली वैज्ञानिक चमत्कार तो इसकी वर्णमाला में छिपा है। बचपन में हमने जो क ख ग पढ़ा है ना, वो कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। इसे हमारे गले से लेकर होठों तक हवा के सफर के आधार पर बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सेट किया गया है। सोचिए जरा, गले से निकलने वाली आवाजें कंठ्य हैं, जैसे क ख ग। फिर हवा आगे आती है तालु पर, तो तालव्य च छ ज। फिर मूर्धा से मूर्धन्य ट ठ ड। दांतों से दंत्य त थ द। और सबसे आखिर में होठों से टकराकर निकलती हैं ओष्ठ्य ध्वनियां, जैसे प फ ब। ये लिटरली प्योर साइंटिफिक परफेक्शन है। ऐसा डिजाइन आपको दुनिया की किसी और लिपि में शायद ही मिले। और अगर आप इसका कंपैरिजन रोमन वर्णमाला के लॉजिक से करें, तो देवनागरी की अहमियत और भी साफ हो जाती है। रोमन लिपि में मूक या साइलेंट लेटर्स का अजीब सा कॉन्सेप्ट है। जैसे नॉलेज में के चुप बैठा है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, वॉक में एल का कोई काम नहीं। मतलब क्यों? लेकिन देवनागरी का रूल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बोलते हो वही लिखो, और जो लिखा है वही बोलो। यहाँ कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कोई छुपी हुई या साइलेंट आवाजें नहीं है। रोमन लिपि में एक और बड़ी कंफ्यूजन है। अब कोई बच्चा लॉजिक लगाकर कैसे समझेगा कि सिटी में सी की आवाज स जैसी आ रही है, लेकिन कैमल में वही सी अचानक से के बन गया, या बट में यू का साउंड अ है लेकिन पुट में वही यू ऊ बन गया। देवनागरी में ऐसी कोई विसंगति या कंफ्यूजन नहीं है। इसका रूल पत्थर की लकीर है। हर अक्षर की सिर्फ एक ही आवाज होगी और हर आवाज के लिए सिर्फ एक ही तय अक्षर होगा। दैट्स इट। लेकिन हर प्रणाली की अपनी कुछ कमियां, विचित्रताएं और जटिलताएं भी होती हैं। देखिए, कोई भी तकनीक या सॉफ्टवेयर दुनिया में ऐसा नहीं है जो एकदम 100% परफेक्ट हो। इस मास्टरपीस में भी कुछ स्ट्रक्चरल बग्स मौजूद हैं। इसे हम शिरोरेखा बग कह सकते हैं। देवनागरी लिखते समय हम शब्दों के ऊपर जो एक सुंदर सी सीधी लाइन खींचते हैं ना, उसे शिरोरेखा कहते हैं। अगर ये लाइन थोड़ी सी भी लापरवाही से खींच दी जाए तो लिटरली पूरे शब्द का अर्थ ही पलट जाता है। सोचिए, अगर आप भ अक्षर के ऊपर पूरी लाइन खींच दें तो वो मौ बन जाएगा, यानी भरा शब्द रातों रात मरा पड़ा जाने लगेगा। या फिर धरा गलती से घरा बन सकता है, बस एक छोटी सी लाइन और अर्थ का अनर्थ। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 700। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जब शुरुआती दौर में प्रिंटिंग प्रेस आए थे, तो देवनागरी को छापने के लिए मशीन में लगभग 120 से 700 तक के अलग-अलग कैरेक्टर्स और मात्राओं के सांचे चाहिए होते थे। जहां अंग्रेजी सिर्फ 26 अक्षरों में अपना काम निपटा लेती थी, वहीं देवनागरी को टाइपराइटर या कीबोर्ड पर टाइप करना ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत ही भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स काम रहा है। तो इन बग्स को दूर करने के लिए शुरू हुआ अपडेट और मानकीकरण का सिलसिला, यानी पुराने कोड को पैच करना। अच्छी बात यह है कि किसी भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर की तरह देवनागरी को भी इन बग्स को फिक्स करने के लिए पिछले 100 सालों में लगातार नए पैच और अपडेट्स मिलते रहे हैं। 1904 में बाल गंगाधर तिलक जी ने तिलक फॉन्ट लाकर टाइप्स की संख्या को लिमिट करके 190 तक फिक्स कर दिया। फिर 1935 में महात्मा गांधी और काका कालेलकर जैसे दिग्गजों ने लिपि सुधार समिति बनाई। दशकों तक इस पर विचार विमर्श हुआ और फाइनली 1960 के दशक में शिक्षा मंत्रालय ने वर्णमाला का एक स्टैंडर्ड वर्जन रिलीज किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी सिस्टम को एक स्टेबल ओएस अपडेट देना। इन सारे अपडेट्स में से एक सबसे शानदार पैच था डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव। उन्होंने कहा कि यार, हम ये जो अलग अलग आधे अक्षर लिखते हैं ना, जैसे आधा न या आधा म, इसकी जगह क्यों ना हम एक सिंपल सा बिंदु यानी अनुस्वार इस्तेमाल करें। जैसे संत लिखने के बजाय सीधे ऊपर एक बिंदी लगा दें और वो संत बन जाए। इस एक छोटे से अपडेट ने कमाल कर दिया। इसने लिपि के ध्वन्यात्मक विज्ञान यानी इसके साइंटिफिक बेस को बिना छेड़े लिखने और प्रिंट करने की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सुधारों ने देवनागरी को सच में एक ओपन सोर्स लिपि बना दिया है।
इसने बिना किसी हिचकिचाहट के फारसी से नुक्ता ले लिया ताकि हम ज़ै और फ़ै जैसी विदेशी आवाज़ें बिल्कुल सही लिख सकें। इसने अंग्रेजी से औ का साउंड अपना लिया ताकि डॉक्टर और कॉलेज सही से लिखा जा सके। और तो और, इसने मराठी भाषा से प्रेरित होकर 12 स्वरों वाली 12 खड़ी को भी अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया। देवनागरी कभी भी अपनी जगह पर अटकी नहीं रही, ये वक्त के साथ खुद को लगातार बेहतर और प्रासंगिक बनाती रही है। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम और अंतिम सवाल पर ले आती है। हमने देखा कि ये लिपि कितनी साइंटिफिक है, कितनी सटीक है और इसमें खुद को लगातार अपडेट करने की कितनी ज़बरदस्त क्षमता है। तो इस एवर इवॉल्विंग तकनीक को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि देवनागरी अपने इसी शानदार डिज़ाइन और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भविष्य में पूरे भारत की सभी भाषाओं को जोड़ने वाली एक यूनिवर्सल लिपि बन सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो सच में इस बेहतरीन भाषाई तकनीक के फ्यूचर को लेकर हमारी उत्सुकता को बढ़ा देता है। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।